अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज बहुत सारी एक्टिविटी हुई है जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी और काफ़ी तवील तकरीर थी, आपने ज़रूर सुनी होगी। उसमें उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया और साथ ही जज्बाती भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो क़यामत तक उनके माथे के ऊपर ये काला धब्बा होता। और यहाँ तक भी कह गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कब्र पर ये लिखा जाता कि उनके ज़माने के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो साथ ही वो ये कहते हैं कि हुकूमत जब हमें मिली तो इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कुर्बान कर देंगे और रियासत को बचाएंगे। प्रोग्राम में एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नून लीग ने अपनी सियासत को, या उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया है, या फिर अपनी सियासत को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, क्योंकि उनके जो बड़े सियासी मुखालिफ थे वो सियासी मंजरनामे से काफ़ी हद तक गायब हो चुके हैं। अब उसमें उनके अपने गलतियाँ शामिल हों जिसकी वजह से ये मुहर्रिकात बने और सूरत हाल रही, या दीगर हों, लेकिन ये कहना क्या नून लीग का दुरुस्त है, ये बयानिए के तौर पर इलेक्शन में इस बात को लेकर जा सकते हैं या उनको जवाब तलबी अवाम की तरफ से की जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज आप लोग रोजनामा डॉन के इदारिये में इस बात का जिक्र किया गया है नून लीग के जराए का हवाला देते हुए कि नवाज शरीफ ने ताकतवर हल्कों को बता दिया कि जो मर्जी हो जाए, निगरान सेटअप इत्तेहादी हुकूमत की मर्जी का होगा। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब का नाम जिस तरीके से सामने आया, जो चमगोइयाँ काफ़ी दिन से हो रही है कि सियासतदान को निगरान सेटअप के अंदर होना चाहिए, बल्कि किसी को टेक्नोक्रेट या कोई जो इंडिपेंडेंट शख्सियात जैसे पहले आती थी उनको नहीं होना चाहिए। तो ये खदशात इसके पीछे क्या है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है, इसको कुछ एक्सप्लोर करने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। तीसरी तरफ चेयरमैन PTI आज आखिरकार तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में पेश तो हो गए, लेकिन माफ़ी उन्होंने अभी भी नहीं मांगी है। उनके वकील ने सितंबर की तारीख मांगी, लेकिन जो रुकने इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। सो क्या अभी तक वो माफ़ी मांग कर इस मुश्किल से बच सकते थे, क्योंकि इसी केस में फवाद चौधरी वर्बली तो माफ़ी मांग चुके हैं। तीसरी तरफ आज की एक खबर है साफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की, जो जंग जियो से मुंसलिक है। वो ये कहते हैं कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरा गोगी भी चेयरमैन PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। इससे पहले PTI चेयरमैन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान इस नौयत का आया था, और इस हवाले से जो दावा मुर्तज़ा अली शाह कर रहे हैं वो ये है कि 1 माह से पाकिस्तानी हुकाम के साथ फरा गोगी राब्ते के अंदर हैं और उन्हें अहम मालूमात शेयर उनके साथ कर रही हैं। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये PTI चेयरमैन के लिए घर का भेदी लंका ढाने वाली सूरत हाल एक बार फिर बन चुकी है, मज़ीद मुश्किलात उनके लिए बन सकती हैं ऑन गोइंग केसेस के हवाले से। और इन सब के अलावा प्रोग्राम का एक मौजू रहेगा, आज एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें चेयरमैन PTI के ऊपर तनकीद करते हुए उनकी पार्टी की जो ख़वातीन सेनेटर्स थी और अरकान थी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी नाजेबा और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसका हम तफसीली तौर पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जायज़ा लेंगे और PTI की खातून सेनेटर का जो वहाँ पर मौजूद थी उनका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए शुएब साहब, आप तर्जुमान हैं PTI के फोकल पर्सन ऑन लीगल अफेयर्स और माहिर कानून। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका। मेरे साथ शर्जील मेमन साहब शामिल होंगे और वो नुमाइंदगी करेंगे अपनी जमात की, और शाहजेब जिलानी साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब आपका भी। शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, बहुत से मौज़ूआत हैं मेरे पास, लेकिन पहला इशू ऑब्वियसली तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उसमें आज सबकी नज़रें थी कि शायद चेयरमैन साहब माफ़ी ही मांग लें। अब पेश तो हुए हैं, तो क्या वजह है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज सिर्फ हाज़िरी के लिए था, और बल्कि पिछली तारीख पे हमारा वकील पेश नहीं हुआ, चूँकि वो जो वकील साहब थे वो हमारी पार्टी छोड़ गए थे, तो हमारे साथ तो कोई राब्ते में नहीं थे। तो नेचुरली उनको इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि मैं नोटिस करते। जब हमें नोटिस नहीं किया, हमें मीडिया के ज़रिए पता चला, तो मैं ख़ुद चला गया। उस सीनियर मेंबर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी बात एक्सेप्ट की कि जी हम इस आर्डर को रिकॉल कर लेंगे मेरे जूनियर्स की मौजूदगी में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सब्सिक्वेंटली ना हमें आर्डर की कॉपी भेजी, लेकिन कल हमें पता चला कि जनाब वो तो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गए। लेकिन मैंने उनको कहा था कि हम अगली तारीख पे पेश होंगे, और हम चले गए, पेश हो गए। बाकी तो हमारे पास तो अभी रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हम रिकॉर्ड लेंगे, उसमें क्या हमारे खिलाफ चार्ज है, क्या इल्ज़ाम है। लेकिन इसके अंदर एक तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है कि आप फाइनल आर्डर पास ना करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, लेकिन आप कार्रवाई जारी रख सकते हैं। हम इस पर देखेंगे कि क्या किस हद तक हमारे पास लीगल ग्राउंड्स हैं, चूँकि एक सब जुडिस मैटर है, हम इस पर ज़्यादा मेरिट ऑफ द केस पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का अख्तियार है, यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वायरीज़ को,
जो एक सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो ये अख्तियार देता है कि जो तौहीन अदालत कार्रवाई करती है तो आपको भी अख्तियार होगा। वो किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो मैटर ऑलरेडी सब जुडिशल बिफोर लाहौर हाई कोर्ट कहा जा रहा है कि तो ये उसके बाद उसका फैसला होगा। ये कहा जा रहा है कि जो खान साहब के केसेस हैं उनके अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये तमाम बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों को खुली धमकियां दी थी, फवाद चौधरी ने भी ये बातें कही थी, नताइज की बातें की गई थी, और ये दूसरी तरफ से दावा होता है कि उनकी फैमिलीज को बाकायदा तौर पर पार्टी सपोर्टर्स की तरफ से काफी हरास भी किया गया, उनकी बदनामी भी हुई। तो सर इसके ऊपर इखलाकी पोजीशन क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तौहीन होती है अदालत की, एग्जेक्टिव इदारे के ऊपर आपको तनकीद करने का अख्तियार होता है, ये एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ नॉट, इसलिए इस फ़र्क है। दूसरी बात मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेके उनकी तस्वीरें चला के जलसों में मिलाइन किया किन पार्टीज़ ने, वो सब आपके सामने है। दूसरा, पार्लियामान के अंदर खड़े होके वहां लिखा हुआ है आर्टिकल 68 में कि आप जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं करते। तो तमाम उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं ना? यही तो मुझे परेशानी है, आपको परेशानी है। क्या हमारा निज़ाम इंसाफ, क्या ये तौहीन अदालत का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इलेक्शन कमीशन जो एक एग्जेक्टिव इदारा है, अदालत नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये दोहरा मेयार हमारा निज़ाम इंसाफ का, कानून का नहीं हो सकता कि एक शख्स के, सिर्फ एक शख्स नहीं, कई जजेस का और सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लेके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर भी गालियां दी, इनके मिनिस्टर्स ने भी गालियां दी PMLN के, और पार्लियामान में खड़े होकर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जलसों में भी किए, जो कि एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और एक और बात, इलेक्शन कमीशन बड़े एहतराम के साथ मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है आर्टिकल 220 के मुताबिक, जो इलेक्शन पर्पसेस के लिए फंड्स और फैसिलिटीज़ हैं, तमाम इदारे पाबंद हैं उसको देने के। और पंजाब का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी, लेकिन मुझे बताएं कितने कंटेम्प्ट जारी किए हैं, कितने कंटेम्प्ट जारी किए हैं कि आपने हमें फंड्स नहीं दिए, हमें नफरी नहीं दी, हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन भी दोहरा मेयार रखेगा कि कंटेम्प्ट किसके खिलाफ लगानी है और किसके खिलाफ नहीं लगानी? शर्जील मेमन साहब, यहाँ पर शोएब शाहीन साहब ये बात कहते हैं कि PTI चेयरमैन ने जो बातें इलेक्शन कमीशन के हवाले से कही, वो ऑब्वियसली जो उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो जब जिस वक्त धमकियां और गालियां देने का रिवाज चल ही पड़ा है, और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर बड़ी बराह रास्त तनकीद भी हुई है आपकी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, और नून लीग उसमें सर फहरिस्त रही, तो फिर क्यों ना सारे ही ये करें? और यहाँ पर फिर चेयरमैन क्यों माफ़ी मांगे और उन पर क्यों तौहीन इलेक्शन कमीशन लगे, जब अदालत तौहीन अदालत नहीं लगा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हुई थी, मैं अब कंप्लीट सवाल तो नहीं समझ सका, लेकिन मैं जहाँ जितना समझा हूँ मैं इतना बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ या किसी भी जज को धमकियाँ PTI के चेयरमैन ने दी, अदालतों को मलाइन PTI के चेयरमैन ने किया। जब धरने में भी खड़े होते थे और उस धरने में भी जिस तरीके से जजेस के लिए जो लैंग्वेजेस यूज करते थे PTI के चेयरमैन, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मतलब ये तो इन्होंने अपनी तमाम हदें जो है वो अबूर कर दी। फिर इन जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए वो भी PTI ने और PTI के चेयरमैन ने किए। तौहीन अदालत हमेशा इन्होंने की, कौन से इदारे को इन्होंने बख्शा है? इलेक्शन कमीशन भी एक तरीके से जुडिशल इदारा ही के उस लेवल पे समझा जाता है। इलेक्शन कमीशन के तमाम अहदेदारों को जो जो बातें करते रहे, मतलब ये बात किसी छुपी तो नहीं है कि पहले ये उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसको ये खुद लेकर आए थे, उनके नाम की ये तस्वीरें पढ़ते थे और फिर उन्हीं को मलाइन करना शुरू किया इन्होंने। तो मतलब इनको हमेशा वो शख्स चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनकी लिए सारी चीजें करे। तो इस वक्त लेकिन शर्जील साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में तो तनकीद हो सकती है ना कि पंजाब के अंदर केयर टेकर अपने मुद्दत से ऊपर चली गई, वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर तो तनकीद कोई भी सियासी जमात करेगी। देखिए जी, मैं बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं कि जो प्रोसेस इलेक्शन असेंबली तोड़ने का किया गया था वो अनलॉफुल था, इलीगल था, क्योंकि वो उसी में ही सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट थी। पहले प्रोसीजर पे एक जजमेंट आई, फिर उसी को उन्होंने दूसरे प्रोसीजर पे दूसरी जजमेंट की। मतलब एक ही केस में 2 किस्म की जजमेंट थी, जो कि सवाल निशान था, जिसको लोगों ने चैलेंज किया कि जी ये इस तरह अनलॉफुल चीजें नहीं हो सकती कि आप कुछ वोटों को मानते हो, कुछ वोटों को नहीं मानते हो, और लीडर ऑफ द हाउस के कुछ प्रोसीजर्स को मानते हो, कुछ को नहीं मानते। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन थी जो कि PTI के फेवर में जा रही थी, और वो जानबूझकर वो मलाइन, वो खुद वो ऑर्डर्स खुद अपने हिसाब से हो रहे थे। अदरवाइज कौन से हमारी तो पीपुल्स पार्टी की तो पहले दिन से यही ख्वाहिश है और यही कोशिश है
इलेक्शन अपने टाइम पर हो, बिल्कुल होने चाहिए, साफ और शफाफ होने चाहिए, किसी किस्म की दांधी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह पीटीआई को माजी में गोद में बिठा के इख्तियार दिया गया 2018 में, धांधली की पैदावार इमरान खान रहा है, जिस तरह 2018 में जिस तरह धांधली की पैदावार रहा है, और फिर उसने अपनी हर चीज को माना है कि किस तरीके से जहाज भर भर के उसको मेंबर्स दिए गए, किस तरीके से मैंडेट की आवाम के मैंडेट की धज्जियां उड़ाई पीटीआई ने। जो मुमासला 2018 से नजर आ रही है, मैं शर्जील मेमन साहब आगे जाके उसकी तरफ बात करती हूँ, मैं शाहजेब जिलानी साहब को शामिल करती हूँ। जिलानी साहब, ये जो टॉपिक जिस पे हम बात करें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आप समझते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की हुई है, माफी चेयरमैन पीटीआई को मांग लेनी चाहिए, या सबके लिए एक ही मेयार होना चाहिए? जो जो धमकियां देता रहा, धमकियों का वैसे ज्यादा रुझान पीटीआई की तरफ ही रहा, क्योंकि यहाँ पे फवाद चौधरी वर्बली माफी मांग चुके हैं, चेयरमैन पीटीआई जज साहिबा से भी माफी मांग चुके हैं जिनको उन्होंने धमकियां दी थी। तो वो अब ये बात रियलाइज कर लें कि धमकियां, या फिर आप समझते हैं मेयार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जो शुएब साहब बातें करके गए? मेयार तो होना चाहिए सबके लिए एक ही, और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। अगर वो समझते हैं कि उनकी तौहीन हुई है तो उनका ये राइट है कि वो जो है ये कार्रवाई करें। लेकिन चेयरमैन पीटीआई का एक पूरा लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड था, जो कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि पार्लियामान, मीडिया और दीगर आईनी इदारों, फ़ौज के को भी मिला लें, कि वो सबके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं करते थे। सिर्फ हम तनकीद तो चलें हमने भी कभी की होगी वक्तन फ़वक्तन हमारे इदारों पे, अगर उनका हमें लगता है कि कॉन्डक्ट डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो धमकियां देते थे बाकायदा। वो तो एक सियासी तनकीद नहीं, अपना इज़हार आज़ादी का जो राइट है उसके अबव एंड बियॉन्ड जाके वो बात करते थे। तो एक लंबे अरसे तक उन्हें बिल्कुल छूट थी, उन्हें बिल्कुल ढील थी, वो जो चाहते थे वो करते थे। लेकिन फिर कहीं पे फैसला हुआ कि अब बात बढ़ गई है आगे, तो अब उनके ख़िलाफ़ केसेस पे केसेस आ रहे हैं। तो ये बात भी सही है जो शुएब शाहीन साहब करके गए कि अदलिया के सामने सियासी जमातें खड़ी हों, वो जजेस को बुरा भला बोलें, वो इतने नारे लगाएं, ये भी कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटी उस लिहाज से नहीं थी। लेकिन अगर अदलिया समझती है कि उसकी तौहीन हुई है तो वो कंटेम्प्ट का नोटिस दे सकते थे, लेकिन अदलिया ने नहीं दिया, क्योंकि अदलिया खुद डिवाइडेड है और उधर अदलिया के अंदर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि आपका देखें, आपका जो मौजू है आज वो इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई की पेशी थी और आप उस हवाले से आपने सवाल किया। लेकिन शुएब शाहीन साहब ने बड़ी ही महारत से सारा जो है वो मलबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ और अपने अपोनेंट्स की तरफ कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि उनकी तौहीन हुई है तो वो नोटिस दे सकते थे इन सारी पार्टियों को, पीडीएम की पार्टियों को, वो आके अपनी वहाँ पे जवाब देते वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो पकड़ हो रही है वो तो चेयरमैन पीटीआई की हो रही है, और उनकी जो एक लंबी सियासत रही है धमकियों की और उसकी, तो अब वो उनको फेस करना चाहिए। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा हम बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बात सही है कि सब जुडिस मैटर है। लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। सब जुडिस है, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम बात करेंगे जो और खुल के जो बातें सामने आ रही हैं। बहुत इसरार है हुकूमती पार्टी नून लीग का कि जो केयर टेकर हो वो कैसा हो। क्या वजह है कि इतना एक पैरानोया हमें इसके अराउंड नज़र आ रहा है? केयर टेकर के आम तौर पे इतनी बहसो मुबाहिसा नहीं होता, क्या वजह है इसकी? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो निगरान हुकूमत है उसकी सिलेक्शन के हवाले से नून लीग के क्या खदशात हैं, इस पर हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। आज जो जॉइंट सेशन हुआ है उसके अंदर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की है, पीटीआई की जो सेनेटर्स थी, जो मेंबरान वहाँ पर उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज कर रही थी, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब इससे पहले भी पीटीआई की एक खातून मेंबर असेंबली के हवाले से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारी तनकीद भी हो चुकी है, वो अल्फाज अपने उनको वापस भी लेना पड़े थे। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन्ड। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी।
कचरा क्या लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कूड़ा करकट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी कॉलीग्स के लिए, जिसको स्पीकर ने हज़फ कर दिया। लेकिन जो मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक उनकी गुफ्तगू में जुमला लगा वो ये था कि जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। एक औरत होते हुए मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि औरत को इतना कम तर समझा जाता है कि वो अपने पोलिटिकल लीडर को डिफेंड भी नहीं कर सकती, अपनी पार्टी पॉलिसी भी बयान नहीं कर सकती, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एहतजाज भी नहीं कर सकती। तो ये किस किस्म का रवैया है, बड़ी अफसोस की बात है। इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और इस सेशन के दौरान वहाँ पर मौजूद थी और भरपूर एहतजाज भी कर रही थी। डॉक्टर साहबा, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। आपने सेशन के दौरान तो जवाब दिया और अपनी हैरत का भी इजहार किया उनके इन अल्फाज के ऊपर, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वजह है आपके ऑब्जर्वेशन में कि ये रवैया बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर स्पीकर साहब का रोल कैसा था? जी बहुत शुक्रिया अब्सा। बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये रवैया बढ़ता जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये हमेशा से इस किस्म की बदतमीजी इनका खासा रहा है। ख्वाजा आसिफ वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने शीरीन मजारी साहिबा के साथ बदतमीजी की थी। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद इन्होंने जिस तरह की हमारी फौज के बारे में इन्होंने तज़हीक आमेज गुफ्तगू की है, एक दफा नहीं कई बार की है। और खवातीन के बारे में तो देखिए, मैंने तो सुना है कि ख्वाजा आसिफ के वालिद कोई इज्जतदार आदमी, बहरहाल जिस किस्म की गुफ्तगू ये करते हैं उससे साफ जाहिर होता बहुत बुरी है। बहुत गलत किस्म के लोगों में ये बैठते हैं क्योंकि इनकी जबान, देखिए 50 साल तो हो गए इनको पार्लियामेंट में, तो यानी ये इनका तरीका है, ये इनकी जबान है। इनके लिए तो इंसान के दिल में आता है कि वो जो एक बहन के नाम से एक गाली है ना, उसके लिए भाई का नाम लगा के गाली दी जाए। जिस किस्म की ये फजूल और आप भी वही बात कर रही हैं जिलानी साहब। अगर आप तक आवाज आ रही है तो मैं इस पे आपके कमेंट्स जानना चाहूंगी। आप समझते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की राय इस पे दी जाती है कि जब पार्लियामान के अंदर मुकाबला करते हैं तो मर्द और औरत की तफरीक नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर तो औरतें होने के ताने दिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई वजाहत मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी जानी चाहिए? देखें अफसा, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि एक तो ख्वाजा आसिफ तजुर्बेगार पार्लियामेंटेरियन हैं, दूसरा ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री रही है उसमें हम देखते हैं अक्सर कि अपोजिशन वाले शोर मचाते हैं, गुलगपाड़ा करते हैं, वॉकआउट करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा लीवे ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपोजिशन बेंचेस पे होते हैं। जब आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह सेनेटर साहिबा ने भी कहा कि वो एक कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों वो आए हैं पार्लियामेंट में, वो एक तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन है, गवर्नमेंट के रुकन है। उनकी तरफ से इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना बहुत अफसोसनाक है। और जैसे आपने ख़ुद भी पॉइंट आउट नहीं किया कि ये पहली दफ़ा नहीं है, वो माजी में भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं, फिर उस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। हम देखें ना, जिस जमात को सेनेटर साहिबा रिप्रेजेंट करती हैं, उनके लीडर ने जो पिछले 5-8 साल में जिस तरह की गुफ्तगू की, बतौर शहरी हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे कि ये इससे गुफ्तगू का म्यार गिर जाता है। आप अपने अपोनेंट्स के साथ डिसएग्री करें बिल्कुल, लेकिन आप उसमें इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं, पॉलिटिक्स इवॉल्व करती है। लेकिन आज की ये जो कुछ उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ ने, मेरा ख्याल है कि उनकी सरजनिश होनी चाहिए, अपनी पार्टी की तरफ से भी होनी चाहिए। और मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट बेंचेस पे जो दीगर ख़वातीन बैठी हैं, दे शुड ऑल्सो कंडेम इट। It's not my place to condemn it because I'm not a politician, I'm just a journalist. लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से जो दीगर ख़वातीन हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हैं, जो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी, उन्हें भी उठ के बोलना चाहिए कि दिस इज़ नॉट टॉलरेबल। आप भले पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट कर लें, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते आप। मैं सेनेटर साहबा की तरफ दोबारा जाऊंगी, लेकिन शर्जील मेमन साहब, आप इसको कंडेम करेंगे जो आज अल्फाज आपके फेलो पॉलिटिशियन की तरफ से और आपके इत्तेहादी भी हैं और मुल्क के वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने इस्तेमाल किए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब एक नहायती एक समझदार और सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और किसी भी खवातीन के बारे में, चाहे वो आपके पार्टी में हो या मुखालिफ हो, कोई भी खवातीन हो, हमें एहतियात बरतना चाहिए। किसी भी खवातीन के बारे में किसी भी किस्म के रिमार्क्स में हमें बहुत ज़्यादा उस पर मोहतात होना चाहिए, क्योंकि हमें
हमारी सोसाइटी में मैसेज जो है उसका अच्छा नहीं जाता इस तरीके से। हम अगर किसी भी मतलब किसी को भी, मर्द को भी, किसी को भी इस तरह के रिमार्क्स जो है किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो एक लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस करवाई गई कुछ पार्टीज की जानिब से, बदतमीजी और बिलो द बेल्ट बातें करना और हर चीज करने का, वो अनफॉर्चुनेटली कल्चर एक बन चुका है, बट वी शुड अवॉइड इट। और मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब भी हौसला गुस्से में हो, जब वो रियलाइज करेंगे तो मेरे ख्याल में वो खुद ही अपनी चीज को, मैं समझता हूँ कि वो क्लियरिफाई भी करेंगे। जी, मैं ज़रका साहिबा, अब आपकी को हम पहले सही से सुन नहीं पाए थे, तो ये दो चीज़ें आपके सामने मैं चाहूँगी कि आप एक तो अगर वजाहत करना चाहें, जो पहले आप जुमला बोल रही थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर किसी के ऊपर अखलाकी तौर पे सवाल उठाया जा रहा हो तो उसमें खुद की अखलाकियात का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जो आप कह रही थी कि इस गाली से उनको जवाब दिया जाना चाहिए, क्या आप समझ कि इसको आप रिकंसिडर करेंगे? मैं ये नहीं कह रही थी, जी। मेरा मकसद ये था अब्सा कहने का कि देखिए, जबान तो सबके मुंह में होती है, इसका अगर कोई ना बोले इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को आता नहीं है। ये एक खास सोच है पाकिस्तान में, माजरत के साथ, जिसमें मर्द ये समझते हैं कि उनकी हर बात खवातीन के लिए वो कह सकते हैं, उन्होंने टारगेट खवातीन को करना है, क्योंकि खवातीन उनके लिए एक ऑब्जेक्ट होती हैं। वो खवातीन को इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं अब हम सब सेनेटर्स हैं। जब उन्होंने वहां बोला कि औरतें, तो किसी ने आगे से जवाब दिया कि हम सब सेनेटर्स हैं, तो उन्होंने औरतें नहीं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी औरत साथ लेके आया हूँ। अब आप सोचिए, उनकी बेगम MNA है। एक तो पहले ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि आप पूरे खानदान को आप ले आते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि आपकी एक इजारादारी है, और उसके ऊपर से ये कि वो किस तज़हीक आमेज अंदाज से उन्होंने अपनी बेगम के बारे में जिक्र किया कि हम अपनी, मतलब ये क्या इनकी सोच है? ये किसी को, औरत को इंसान होने का हक नहीं दे सकते। और मैंने उनसे यही कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे जॉइंट सेशन में, मैंने कहा जी देखिए, जो इज्जतदार इंसान होता है वो दूसरे की भी इज्जत करता है। आप जो लोग इस किस्म की बातें दूसरों को कहते हैं, वो असल में अपनी इज्जत ना खुद करते हैं, ना वो करवाना जानते हैं। और देखिए, ख्वाजा आसिफ ने ये बातें की, ख्वाजा आसिफ का पास्ट भी इसी किस्म का है। अच्छा, अयाज सादिक साहब, जिनको हम बड़ा ऑनरेबल समझते हैं, अभी भी समझते हैं, उन्होंने फरमाया कि ये तो गाली गलोच, हालांकि नून लीग का हमेशा से खासा ये रहा है कि सबसे ज्यादा गलत बातें, गंदी बातें यही लोग करते हैं, और ऊपर से फिर रुमीना साहिबा ने पीछे से बोला भौंक रहे हैं। तो आप देखिए कि ये किस किस्म की ये एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोग। मुझे एक सेंटर साहब एक ब्रेक की तरफ जाने ही कहते हुए कि ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म से तमाम जो हमारी खवासतदान है उनके साथ हम सॉलिडारिटी का इजहार करेंगे, क्योंकि ये वाकई बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं जिस किस्म के रवैयों का सामना खवातीन को इन जनरल करना पड़ता है और सियासत में करना पड़ता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन PTI का भी इन हवालों से ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है उसके ऊपर एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसका भी जिक्र करना इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी रहता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं निगरान हुकूमत के हवाले से। शर्जील मेमन साहब, आज अखबार की जीनत बनी एक खबर, वो ये थी कि नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात रख चुके हैं कि और ये ताकतवर हलकों के सामने भी रख चुके हैं कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो उनकी मर्जी की, इस हुकूमत की मर्जी की होगी। सो अब ऑब्वियसली जाहिर है कि मर्जी तो आप जमातों की शामिल होगी, क्योंकि अपोजिशन उस हद तक इस वक्त मौजूद नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जो इसहाक डार साहब का नाम आया था उसको आज राजा रियाज साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब वो तो माजी की बात हो गई। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई मुश्तरका खदशात हैं आपके और नून लीग के इस केयर टेकर के हवाले से, कि अगर कोई आपकी मर्जी का ना आया, किसी और की मर्जी का आ गया, तो फिर किसकी मर्जी चलेगी? देखिए अफसर साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेक न्यूज जो है वो चल रही है, और पहले भी इसहाक डार साहब के हवाले से फेक न्यूज जिसमें पीपुल्स पार्टी को साथ में कनेक्ट किया गया, हमने कहा कि हमें पता भी नहीं है। अभी भी जैसे आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी मर्जी का केयर टेकर होगा, मैं जब तक वो खुद वो चीज़ सुनना लूँ ना, मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करता। मैं आपको माजरत के साथ, क्योंकि चले मैं इसको तब्दील कर दूं, आपकी इजाजत हो सर थोड़ा सा। जी जी, एक बात तो आप लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना आजकल के सियासतदान को होना चाहिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कोई टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई साबिक जज जनरल नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? लेकिन उसकी वजह यह है कि जब सियासतदान होते हैं वो उनको सियासत का पता, तो वो आवाम से वोट लेकर आते हैं। जो लोग आवाम से वोट लेकर आते हैं उनको पता होता है कि जी कि आवाम के मसाइल क्या है, आवाम के इशूज क्या है। लेट्स सपोज, मतलब हर फील्ड के, मुझे लेट्स सपोज मुझे जर्नलिज्म का इतना ज़्यादा नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा,
आपके ऑफिस में किस तरह से न्यूज बनती होगी मुझे नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा। इस तरीके से हर एक की अपनी फील्ड है। तो जो लोग अवाम से वोट लेकर आते हैं, अवाम में पेनिट्रेट करते हैं, उनको पता होता है कि अवाम के इशूज क्या है, अवाम के इशूज को किस तरह रिजॉल्व करना है, अवाम के वोटों की अहमियत क्या होती है, अवाम के वोटों, अवाम की मर्जी को किस तरह मद्देनजर रखा जाता है, अवाम के सेंटीमेंट्स को किस तरह मद्देनजर रखा जाता है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब तक मैं वो खुद वो चीज सुनूं नहीं, मैं उस पर कैसे कमेंट कर लूंगी जी कि आज एक अखबार ने एक खबर छाप दी, कल एक टीवी चैनल ने एक खबर डाली, वो सारी वो फेक न्यूज के गिर्द हमारा पूरा मुल्क। ये बड़े जिम्मेदार PMLN के जराए का हवाला दे के बात कही गई है शर्जील साहब, लेकिन मैं जिलानी साहब के पास ये बात लेके जाऊंगी, क्योंकि जिलानी साहब ये बात इतनी सादा ही है जैसे शर्जील साहब कह रहे हैं, या फिर कोई किसी अनहोनी का कोई खदशा है इन जमातों को? क्योंकि पहले डार साहब का जिस तरह नाम सामने आया, अब ओवरऑल तो इनके लिए ग्राउंड सेट है इन दोनों, बिलखुसूस इन दो जमातों के लिए, क्योंकि PTI उस हद तक मैदान के अंदर नजर नहीं आ रही, तो इनके लिए खदशात रह क्या जाते हैं? बाकी क्या वजह नजर आ रही है आपको इस डिबेट की? अब सर देखें, हम सहाफ़ियों की भी एक मजबूरी है कि हमें TV चैनल पे बैठना है, बात करनी है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो बहस चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हर कोई अपनी अपनी स्पेकुलेशन कर रहा है, और मैं लिटरली बोलूँ जितने मुंह उतनी बातें। तो देखिए, ये एक सियासी फ़ैसला होता है, ठीक है ना, विच मीन्स के जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनकी आमादगी उसमें ज़रूरी है। हमने रिवायती तौर पे देखा है पाकिस्तान में कि जब भी केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनती हैं तो फ़ौज अपने नॉमिनीज़ को पुश करती है, जो पार्टियां गवर्नमेंट में होती हैं वो अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, और उसमें एक नेगोशिएशन होती है, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है नॉमिनेट करने का कि जी कौन होगा, उससे पहले बहुत सारे नाम मार्केट में खुद फैलाए जाते हैं ताकि इस पे बहस हो रही हो, उस पे बहस हो रही हो। मेरे अगर 4 अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके नाम लेके बोलूँगा जी उनका नाम भी आ रहा है, और ये हम देख रहे हैं राउंड मतलब सोशल मीडिया पे और TV चैनलों पे। सो आजकल यही बाजार गर्म है। जब तक ये नाम आएगा नहीं तब तक आप देखिएगा कि हम और आप दिन रात बैठ के इसी पे लगे हुए होंगे, विच आई थिंक स्लाइटली थोड़ा सा यूजलेस भी है। के ऊपर जिलाई साहब जो इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है या केयर टेकर के इख्तियारात बढ़ाने की बात हो रही है, वो भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि वो कुछ फैसले कर सकें मौशी एतबार से, और फिर इन द फर्स्ट प्लेस इसहाक डार साहब का नाम आया तो फौरी तौर पर रिफ्यूज़ नहीं किया गया था, वो तो बाद में जब खबर निकली और बहस शुरू हुई। तो मैं इन जनरल जानना चाह रही हूँ कि माजी के केयर टेकर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ लग रहा है आपको सेंटिमेंट इस वक्त? देखिए, जो नंबर 1 क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये है कि जो भी शख्सियत आए वो इस तरह से, एक तो न्यूट्रल इस तरह से हो कि एक्सेप्टेबल हो, जो आपके मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, उसको एक्सेप्टेबल हो कि ये शख्स जो है ये ओवर्टली किसी तरफ इसका झुकाव नहीं है। उसकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर कराने के लिए अपना रोल प्ले करेगा। दूसरी बात जो आजकल के हालात में बहुत रेलेवेंट हो गई है वो ये कि जिस माशी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, अभी अभी IMF के साथ एक डील हुई है, ये बात सही है गवर्नमेंट की कि इन 3 महीनों के लिए हमें एक बेज़रर और वीक और बिल्कुल बेख्तियार गवर्नमेंट अगर हम लगा देंगे तो इस वक्त हम लिटरली हर दिन हर वीक के हिसाब से हमें मामलात अपने काबू में करने हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कम अज़ कम जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, डगमगा के आहिस्ता आहिस्ता हम इकोनॉमी को डाल रहे हैं, तो वो उसको कम अज़ कम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करे। ये बात समझ में आती है और इस पर मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ौज भी जो है वो उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। अभी ये जो आप देखेंगी ना, कभी इसहाक डार का नाम आएगा, कभी किसका नाम आएगा, ये चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरा अपना बिलीफ ये है कि आसिफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, ये 2-4 लोग मिल के ये फैसला करेंगे कि ये हमें एक्सेप्टेबल है और एंड दैट डिसीजन विल स्टैंड। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत आए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाए, कोई मुतनाज़ा से शख्सियत ना आए जिससे जो है इलेक्शन में जाने से पहले ही सवालात खड़े हो जाएं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो सेनेटर जरका का इसका ख्यालात हैं, जानिए शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें केयर टेकर के इंतखाब के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से जो बहस व मुबाहिसा जारी है। सेनेटर जरका, आप देख रही होंगी कि जो हमारी हुकूमत है इस वक्त, मौजूदा हुकूमत, वो बहुत ही गैर मामूली कंसर्न का एक इजहार करे। शायद एक ये भी वजह बन रही है कि कयास आराइयाँ भी बहुत तरह की, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसका ब्रेक से पहले जिलानी साहब भी हवाला दे रहे थे। सो अब जो प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट्स हैं जो इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसमें भी इस बात का तज़किरा किया गया है कि निगरान हुकूमत के पास जो
इख्तियारात हों वो बढ़ा दिए जाएँ। और वजह बताती है हुकूमत उन मौशी हालात की, क्योंकि वो उसमें एक क्लॉज ये भी है कि मुल्की मफाद में आलमी इदारों और हुकूमतों से मुआहदों का भी इख्तियार हो, जो भी निगरान हुकूमत आए। ऐसा ना हो कि इतने महदूद इख्तियारात हों कि वो कोई डिसीजंस ना ले पाए। सो आपके क्या, आप इत्तफाक करती हैं इख्तियारात के हवाले से जो बात की जा रही है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी ये अपनी शिकस्त मान रहे हैं, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट, इनको खौफ इस बात का है कि इलेक्शन हुए तो आज इलेक्शन हो, महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, तहरीके इंसाफ और इमरान खान की मेजॉरिटी आएगी। इनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक इनकी अपनी हुकूमत रहे। इसलिए ये चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि आइन हमारा कहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का सिर्फ काम है डे टू डे अफेयर्स करे और उसका काम है इलेक्शंस कराना। तो ये पहले भी इन्होंने गैर आइनी काम किया है। जो इस वक्त पंजाब और KPK की हुकूमतें हैं, दोनों गैर आइनी हैं, अपने 90 दिन पूरे कर चुकी हैं, इलेक्शन नहीं करवाए, तो दे आर नो लॉन्गर लीगल। इसी तरह ये हर काम को जिसकी लाठी उसकी भैंस के प्रिंसिपल के ऊपर चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको हमेशा के लिए मैंडेट मिल जाए। ये जो जिस तरह काला सफेद ये अभी कर रहे हैं उस तरह करें। ये देखिए, फिर ये जमहूरियत खत्म कर देनी चाहिए। ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे माफिया का राज है, यहाँ पे वॉरलॉर्ड्स ही है ना, हमारे एक माफिया का गैंग है जो हमारे सर पे बैठा हुआ है और जो इनका दिल चाहता है तोड़। जिस तरह आज इन्होंने जॉइंट सेशन में बुलडोज करने की कोशिश की आजम नजीर तारड़ साहब ने, कि ये जो इलेक्शन बिल है ना, इसके हवाले से सारे लोगों को ना हमें इसके बिल मिले थे एक दिन पहले ना हमारे पास, उस वक्त भी जब सेशन में हम बैठे हुए थे इन्होंने हमें बिल नहीं दिया। और फिर जब हमने मांग के हमने लिया, तो फिर जब रजा रब्बानी साहब ने भी प्रोटेस्ट किया, फिर अली जफर साहब ने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया कि ये किस किस्म क्या तरीका है। अगर आपने बुलडोज ही करना है तो फिर जॉइंट सेशन क्यों बुलाते हैं? 12 दिन रह गए हैं आपके और आपकी पूरी कोशिश है कि आप हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें ताकि अगले 3 साल 4 साल जितने आप चाहते हैं आप यहाँ पे एक ये आमरीत जैसी आप एक हुकूमत करना चाहते हैं। तो ये तो किसी तरह से शर्जील साहब को कमेंट चाहूंगी जो आपने गुफ्तगू की है। मैं शर्जील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो बात यहाँ पे सेंटर साहिबा कर रही हैं? ये जो इख्तियारात का मामला है, इस पर मेरा भी ये सवाल होगा कि अगर केयर टेकर के इख्तियारात को एक्सटेंड किया जाए कहीं ना कहीं बैकफायर ना करे। ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मौजूदा शक्ल केयर टेकर की आप सब ने मिलकर ही तय की थी। मैं बहुत मादर साथ कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों की बात बिल्कुल इतनी ब्रेक हो रही थी वॉल्यूम आपका कि मैं समझ नहीं आई, यार मेरे नेटवर्क में इशू है आप लोगों का। खैर, मैं आपके लिए अगर आपके इजाजत दें तो मैं रिपीट कर देती हूँ जो जी, या फिर आप अपना कमेंट देना चाहेंगे? जी अच्छा, मैं कह देता हूँ, अगर इलेक्शन डिले की बात हो रही तो इलेक्शन डिले नहीं होंगे। पहली बात मैं क्लियर करते हुए, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे और इलेक्शन अब उस तरह नहीं होंगे कि जबरदस्ती ठप्पे लगाकर RTF बिठाकर इमरान खान जैसे शख्स को इस मुल्क पे थोपा जाए, धांधली कर कर। अब इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे कि जहाज भर भर के पैसे दे दे के लोगों की वफादारियां तब्दील कर कर इमरान खान जैसे शख्स को इक़्तिदार में बिठाया जाए। अब इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे कि जिस तरह लोगों के मैंडेट पे डाका मारकर और लोगों को बदमाशी के जोर पे एक सिलेक्टेड बंदे को एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में 22 करोड़ की आवाम जहाँ रहती है उसमें थोपा जाए, जिसको कुछ पता नहीं था। 3.5 साल में इस मुल्क का वो हशर किया कि आज मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा रहा है, जिसने IMF जैसे लोगों से मुआहदे करके फिर गया, जिसकी कोई अहलियत नहीं थी, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान भी नहीं दे सका, कोई एक अच्छा तरक्याती काम पाकिस्तान भी नहीं दे सका। अब आइंदा इस तरह के नाअहल लोगों को किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आने नहीं दिया जाएगा, ना ही इस तरह के इलेक्शन होंगे कि इस तरह के नाअहल लोग जिनकी कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं था, जिनको आवाम के कोई एक्सेस नहीं था, आवाम की दर्दों का पता नहीं था, और जिन्होंने सिर्फ अपने से बताया, ऐसे लोगों को अब किसी सूरत में इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा जबरदस्ती। इस तरह के इलेक्शन नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, शाज़ेब जिलानी साहब और सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब, आप तीनों के वक्त का प्रोग्राम में नाजरीन शोएब शाहीन साहब भी शामिल रहे, उनका भी शुक्रिया। अब ये जो आइंदा का इलेक्शन है वो कितना शफाफ होगा ये हमें केयर टेकर सेटअप का इंतखाब काफ़ी हद तक वाज़े कर देगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।